दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। स्नेहा एक बहुत ही मोटी लड़की थी। स्नेहा अपने बेली फैट को लेकर बहुत परेशान थी। वो हमेशा अपने फैट को कम करने के लिए कोई न कोई नुस्खा आजमाती रहती। एक दिन स्नेहा अपनी दोस्त राधिका के साथ कॉलेज से घर वापस आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में कॉलेज का एक दोस्त लोकेश अपनी बाइक पर मिलता है और वो राधिका से कहता है, राधिका, क्या तुम इस मोटी के साथ घर पैदल जाकर अपना वजन घटा रही हो? तुम तो फिट हो, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, लेकिन इस मोटी स्नेहा का नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है मेरे मोटापे से? तुम खुद पे ध्यान दो, वही बहुत है। ओहो, मैडम जी को बुरा भी लग गया। एक काम करो, तुम पहले घर जाओ और खुद को देखो। और राधिका, तुम्हें इसके साथ जाने में शर्म नहीं आती क्या? मोटू पतलू की जोड़ी लगती है। लोकेश, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तू पागल हो रही है क्या? बाद में बात क्या करना है? ये तो है ही बदतमीज। आज तुझे भाव दे रहा है, लेकिन कल को कोई और अच्छी लगी तो उसको देखेगा। हाँ, तुम्हें तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। क्योंकि तुम और तुम्हारा बेली फैट, इनको पसंद करना तो देखना भी ना गवारा हो किसी को। तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो? अच्छा स्नेहा, मुझे लेट हो रहा है, मैं लोकेश के साथ बाइक पर जा रही हूँ, तुझसे कल मिलती हूँ। इतना बोलकर राधिका लोकेश के साथ वहाँ से चली जाती है। राधिका के ऐसे जाने से स्नेहा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो करती भी क्या? उसे खुद अपना बेली फैट पसंद नहीं था, तो लोग तो उसे ताने मारते ही। स्नेहा उदास मन से घर आ जाती है और घर आने पर देखती है उसके घर उसकी मौसी शीला आई होती है और उसकी मौसी और उसकी माँ सुमन दोनों बात कर रहे होते हैं। स्नेहा खुशी से अपनी मौसी के पास जाती है और उनसे बोलती है, मौसी, मेरी प्यारी मौसी, आज मेरा मन उदास था और आप घर आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी बच्ची, तू उदास क्यों है, ये तो बता। जब देखो ये अपने मोटापे के लिए परेशान रहेगी और लोग इसे ताने देंगे तो ये उदास तो हो ही जाएगी ना। छोड़ो ना मासी, आप आई हो तो हम मजे करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, जो तू चाहती है वही करेंगे हम, लेकिन पहले मेरे पास तेरे लिए बहुत अच्छी चीज है जो तेरे बहुत काम आएगी। मुझे तो अब बस मोटापे को कम करने के लिए कुछ मिल जाए, जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगी। पर छोड़िए, आप बताइए, आप क्या लाई हैं मेरे लिए? जिससे तू परेशान है ना, उसी से राहत दिलाने के लिए मैं ये लाई हूँ तेरे लिए, ग्रीन टी। तू भी क्या मजाक कर रही है? इतना सब करने के बाद भी ये पतली नहीं हुई, तो अब ये ग्रीन टी पीने से क्या हो जाएगा? मैं हूँ ना अब यहाँ कुछ दिन, तो तू खुद ही देख लेना क्या होता है और क्या हो जाएगा। अब बस नेहा, तुम्हें रोज सुबह ये ग्रीन टी पीनी है और चाय तो बिल्कुल ही छोड़ दो। ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरी सारी जिंदगी इस बेली फैट के साथ ही रहना है। अब आप भी अपना नुस्खा आजमा लो। इतना बोलने के बाद शीला अब स्नेहा को रोज ग्रीन टी देने लग गई थी और अब धीरे धीरे करके स्नेहा का बेली फैट भी कम होने लग गया था और स्नेहा का शरीर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया था। कुछ समय तक लगातार ग्रीन टी पीने से अब स्नेहा भी और लड़कियों की तरह सुंदर और आकर्षित लगने लगी थी। अपने बेली फैट के कम होने के कुछ दिनों बाद जब स्नेहा कॉलेज जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक अरुण नाम के लड़के से होती है, जो उससे कहता है, मैडम, आप तो बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने शायद आपको कहीं देखा है। हाँ, मैं आपके घर के साथ वाले घर में रहती हूँ, स्नेहा। ओ, आप हो क्या? मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं था। आप तो बहुत पतली हो गई और सुंदर भी बहुत लग रही हो। जी थैंक यू। अच्छा, कहीं बाहर जरूरी काम से नहीं जा रही हो आप? तो हम दोनों कैफे चले। लेकिन मैं बस ग्रीन टी पीती हूँ, वहाँ जाने के बाद और कुछ मत बोलना लेने को। जैसा आपको ठीक लगे मैडम, अब चले हम दोनों। इतना बोलकर दोनों कैफे चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद भी स्नेहा ग्रीन टी ही पीती है। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों रोज बात करने लगते हैं। स्नेहा जब अपने आप को ऐसा देखकर शीला को कहती है, थैंक यू मासी, आज आपकी वजह से ही मेरा पतला होने का सपना पूरा हुआ है। बेटा, ये तो तेरी ग्रीन टी का कमाल है। मैंने तुझे तो पहले ही बोला था, लेकिन अब तू पतली हो गई है तो ग्रीन टी पीना छोड़ियो मत। नहीं मासी, अब तो मुझे ग्रीन टी अच्छी लगने लगी है और मैं हमेशा ग्रीन टी ही पीऊंगी। हाँ, ग्रीन टी वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। इतना बोलकर शीला वहाँ से चली जाती है और अब स्नेहा रोज ग्रीन टी पीने लगती है और वो कुछ दिनों बाद
कॉलेज वापस जाती है, जहाँ सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं कि स्नेहा इतनी पतली और स्लिम कैसे हो गई। सब स्नेहा को ऐसे देखते हैं तो स्नेहा को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सब इग्नोर करके अपनी क्लास लेने चली जाती है। क्लास लेने के बाद वो कैंटीन में जाती है तो वहाँ उसके पास लोकेश आता है और उससे बोलता है, क्या बात है स्नेहा, ये तो जादू हो गया। तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और इतनी स्लिम हो गई हो। ऐसा भी क्या करवा लिया तुमने? मैं तो बदल गई, लेकिन तुम जो के त्यों हो। जहाँ स्लिम सुंदर लड़की देखी नहीं, मुंह मारना शुरू कर दिया। कब सुधरोगे तुम? अब इसमें मेरी भी क्या गलती है? तुम इतनी ज्यादा स्लिम हो गई हो तो मैं अपने आप को कैसे रोकता, इसीलिए मैं भी आ गया तुम्हारे पास। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पहले तो तुमने मुझे मोटा बोला था, और अब जब मैं पतली हो गई हूँ तो तारीफों के पुल बांध रहे हो। स्नेहा और लोकेश बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ राधिका आ जाती है और वो स्नेहा को इतना पतला देखकर बहुत जलती है और वहाँ आकर उससे कहती है, तुम पतली तो हो गई हो लेकिन अभी भी वैसे ही लग रही हो। तुम मेरी दोस्त हो तो मेरी बातों का बुरा मत मानना। यार मैं कहाँ तेरी बातों का बुरा मानूंगी। वैसे तेरा आशिक अब यहाँ आ रहा है तो थोड़ा संभाल कर रख इसे। लोकेश, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं कब से तुम्हारा कॉलेज के बाहर वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ हो। क्या तुम भी? यहाँ स्नेहा इतनी अच्छी लग रही है और तुम अलग ही बज रही हो। और बताओ स्नेहा, चले हम दोनों कहीं घूमने या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? सुधर जाओ। अब जब हम दोनों डेट करने लगे हैं तो तुम्हें स्नेहा अच्छी लगने लगी और पहले यही बुरी लगती थी। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। यार तुम जाओ यहाँ से। एक तो तुम रोज रोज ये फालतू का खा खाकर मोटी होती जा रही हो। यहाँ स्नेहा को देखो कितनी पतली और स्लिम हो गई है, और खुद को देखो। चुप हो जाओ तुम और यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं तो पहले भी यही बोलती थी। आज तुम मुझे स्लिम बोल रहे हो, कल को किसी और को बोलोगे। इतना बोलकर स्नेहा राधिका को वहाँ से लेकर चली जाती है और राधिका को लोकेश की बातों से बहुत बुरा लगता है, जिसके कारण वो रोने लगती है। स्नेहा राधिका को चुप करवा कर कहती है, ओए तू ऐसे लड़के के लिए क्यों रो रही है? मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, तूने मेरी बात नहीं सुनी। स्नेहा, पहले तो इतनी मोटी थी लेकिन अब अचानक से इतनी पतली कैसे हो गई? क्या जादू कर दिया? मुझे भी बता दे। कोई जादू वादू नहीं है, मैं बस ग्रीन टी पीती हूँ। मेरी मासी ने बताया था ग्रीन टी पीने से बहुत फायदा होता है। अब मैं रोजाना उसे लेती हूँ, साथ ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करती हूँ। ठीक है, अब से मैं भी ग्रीन टी ही पिया करूँगी। बाहर का खा खा कर मोटी हो गई। और हाँ स्नेहा, मुझे माफ कर दे। उस दिन जब लोकेश तुझे भला बुरा कह रहा था तो मैंने उसका ही साथ दिया था। कोई नहीं, रात गई बात गई। वैसे एक बात कहूँ, ग्रीन टी पिया कर चेहरे पर ग्लो भी आता है। राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्नेहा से माफी मांगती है। अब स्नेहा बहुत ही खुश रहने लगी थी और ग्रीन टी जो सेहत के लिए अच्छी होती है उसके बारे में भी वो और लोगों को बताने लगी थी। आकृति और उसकी सास मोना दोनों एक होटल के बाहर बैठकर फूट कर रोने लगती हैं। इस बीच आकृति रोते हुए सर पर हाथ रखकर अपने अतीत में की हुई गलतियों को याद करके उन्हें सोचने लगती है। आकृति नई नवेली शादी करके मुंबई जैसे बड़े शहर में आई थी। शादी के बाद एक बहू की ससुराल में पहले रसोई की रस्म होती है, वैसे ही आकृति की भी पहली रसोई का समय था। वो रसोई में जाकर सभी के लिए वड़ा पाव बनाती है और थोड़ी देर के बाद सभी रिश्तेदारों को वड़ा पाव परोस देती है और सभी लोग उसके इस वड़ा पाव को खाते हैं और उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। साथ ही जाते जाते सभी लोग आकृति को नेक भी देकर जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एक दिन आकृति की सास मोना उससे कहती है, अरे बहू, कल मैं अपनी सहेली सुषमा के घर जाने का सोच रही हूँ, तो तू उसके लिए वड़ा पाव बना दे। बहुत दिन से कह भी रही थी, जब भी आइयो वड़ा पाव लेकर जरूर आइयो। हाँ जी माँ जी, बना दूंगी। मगर माँ जी, वड़ा पाव बनाने का सामान खत्म हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम कर, अलमारी से पैसे ले ले और मार्केट जाके जो भी लेना हो ले आ। जी माँ जी। अपनी सास के कहने पर आकृति अलमारी से पैसे निकालती है और थैला लेकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। मार्केट में जाकर वो ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लेती है और फिर मक्खन की शॉप पर जाती है और वहां से बहुत सारा मक्खन ले आती है। ऐसे ही खरीदारी करके वो मार्केट से वापस घर लौटती है।
और अगले दिन आकृति वड़ा पाव बनाकर अपनी सास को देती है और उसकी सास उससे कहती है, बहू तू भी चल सुषमा आंटी के यहाँ। माँ जी मैं। हाँ, सारा दिन घर में ही रहती है, थोड़ा घुमा दूंगी इसी बहाने। हाँ ठीक है माँ जी। अपनी सास के कहने पर आकृति भी तैयार हो जाती है और दोनों सास बहू मिलकर सुषमा के घर वड़ा पाव लेकर पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद सुषमा सबको वड़ा पाव परोसती है और सभी लोग बैठकर वड़ा पाव खाते हैं और आकृति की खूब तारीफें करते हैं। तभी सुषमा मोना से कहती है, अरे मोना, जब तेरी बहू के हाथों में इतना स्वाद है तो तू उसके लिए एक छोटा सा स्टॉल क्यों नहीं खुलवा देती, ताकि इससे तेरी एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाएगी। बात तो सही कह रही है तू। तो यार बात सही है तो खुलवा देना, मगर हाँ, स्टॉल खुलने के बाद हम लोग जब भी आएंगे तब हमको वड़ा पाव फ्री में ही देगी, तो बता। हाँ पागल, वो सब तो ठीक है, मगर अभी कोई भी काम शुरू करने के लिए उसमें लागत भी तो लगानी पड़ती है। अरे मेरी पागल सी दोस्त, छोटे से शुरुआत कर ताकि आगे बड़ा हो सके। यार वो तो है, धीरे धीरे कर, सब कुछ कर लेंगे। हाँ माँ जी, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जब काम अच्छा चलेगा तो अंकुर जी को भी अपने साथ लगा लेंगे। हाँ, घर जाकर एक बार अंकुर से भी बात करनी पड़ेगी, देखते हैं वो क्या कहता है इस बात को लेकर। जी माँ जी, घर जाके बात करेंगे उनसे। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों सास बहू वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती हैं और घर आकर दोनों सास बहू अंकुर से बातें करती हैं। तीनों आपसी रजामंदी से थोड़े दिन के बाद वड़ा पाव का एक छोटा सा स्टॉल खोल देती है। यहाँ आकृति वड़ा पाव बनाती तो मोना वड़ा पाव खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित किया करती और जोर जोर से आवाजें लगाते हुए कहती है, मुंबई स्टाइल वाला वड़ा पाव ले लो, सिर्फ 30 रुपया, एक बार खाओगे बार बार आओगे। मुंबई स्टाइल वाला वड़ा पाव ले लो, आओ आओ जल्दी आओ। तभी उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आते हैं और वड़ा पाव खरीद कर खाने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। ग्राहक उसकी दुकान पर आते और वड़ा पाव का मजा लेते रहते। ऐसे ही शाम को दोनों सास बहू मिलकर पैसों का हिसाब कर रही होती हैं कि तभी आकृति अपनी सास से कहती है, माँ जी, जितना हमने पैसा लगाया था ना, उससे कई गुना ज्यादा फायदा हुआ है हमें। बहू ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है हमारा काम अब और आगे तक चलेगा। हाँ माँ जी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दिन प्रतिदिन आकृति की दुकान पर ग्राहक आते जाते और वड़ा पाव का स्वाद लिया करते। आकृति भी सुबह सुबह जल्दी उठकर सब्जी मंडी से ताजी ताजी सब्जियां लाया करती और अच्छे गुणों वाला मक्खन भी ले आती। साथ ही बड़ी मेहनत लगाकर वड़ा पाव बनाया करती। देखते ही देखते उसकी छोटी सी दुकान अब एक होटल में बदल जाती है। इस तरह उनकी ये तरक्की देखकर आसपास के लोग जलने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन उसके होटल पर उनके पड़ोस की रेखा नाम की औरत आती है और आकृति और उसकी सास से कहती है, अरे बहन जी, आप भोर से उठकर सब्जियां लेने जाती हैं। इससे अच्छा है कि आप रात वाले बाजार से ही सब्जियां ले लिया करो। रात वाला बाजार मतलब? आप दोनों कल मेरे साथ चलना, मैं आपको सब बताऊंगी वहीं पर। नहीं, अभी बताओ, ऐसा क्या है वहाँ? अरे वहाँ पर बहुत सस्ती सब्जियाँ मिलती है। पर सस्ती क्यों मिलती है? जो दिन की सब्जी बच जाती है उसी सब्जियों को तो सस्ते रेट पर बेचते हैं वो। अब आपके 4 पैसे बच जाएंगे तो फायदा तो आपका ही है। जी मैं तो बस आपका भला चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। अब एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी की मदद करता है ना, क्योंकि मैं ही तो आपकी शुभचिंतक हूँ। दोनों सास बहू उसकी बातों में आ जाती हैं और रात को उसके साथ सब्जियां लेने के लिए निकल जाती हैं, जहां उनको आधे दाम में सब्जियां मिलती हैं और दोनों सब्जियां लेकर वापस लौटती हैं। साथ ही उन्हीं सब्जियों से वड़ा पाव बनाने लगती हैं। ग्राहकों को स्वाद में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो लोग डेली इसी तरह से वड़ा पाव बनाने लगती हैं। धीरे धीरे दोनों सास बहू के मन में लालच आ जाता है और वो दोनों अब वड़ा पाव में डलने वाली चीजें लो क्वालिटी की यूज करने लगती हैं। धीरे धीरे उनके ग्राहक बीमार पड़ने लगते हैं और आना भी कम हो जाता है। ऐसे में काम मंदा पड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन एक औरत और उसके साथ में कुछ लोग उनके होटल के बाहर आते हैं और औरत
रोते हुए कहती है, एक बात याद रखना, ज्यादा समय तक नहीं चलेगा तुम्हारा होटल। जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे पति हमेशा तुम्हारे यहाँ से वड़ा पाव खाया करते थे और देखो आज उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अरे भाइयों बहनों, यहाँ का वड़ा पाव कोई मत खाना, मेरे पति की आज हालत खराब है इनका वड़ा पाव खा खा कर। तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आते हैं और आकृति को होटल के बाहर से पत्थर मारने लगते हैं, साथ ही जोर जोर से चिल्लाते भी हैं। कुछ ही देर के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस होटल और उन दोनों सास बहू का बहुत नुकसान होता है। आकृति और उसकी सास मोना दोनों एक साथ होटल के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी अंकुर वहाँ आता है और उन दोनों को चुप करवाते हुए उनसे पूछता है, ये सब क्या है, किसने किया? बोलो आखिर बात क्या है? माँ कम से कम आप तो बोलो। आकृति बोलो क्या हुआ, किसने किया ये सब? दोनों सास बहू मिलकर रोते हुए उसे सारी बात बताती हैं। तो अंकुर उन्हें समझाते हुए कहता है, ओ तो ये सब चल रहा था। माँ आकृति, इतना तो आप भी जानते हैं ना कि लालच का फल बुरा होता है। जब आप लोग लालच करेंगे तो आपको उसका फल कैसे अच्छा मिल जाएगा। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, इतनी मेहनत लगी थी यहाँ तक आने में और चंद पैसे बचाने के चक्कर में हमने ये सब कर दिया। सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। इस तरह उनके लालच के कारण उनकी मेहनत से खड़ा किया होटल उन्हीं के हाथों बलि चढ़ जाता है और उनका सारा धंधा चौपट हो जाता है। साथ ही उनकी इज्जत की सारी धज्जियां भी उड़ जाती हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।